सुप्रभात बच्चों। कल हमने किया था लेसन नंबर फर्स्ट, जो कि एक पोएम थी। उसके बाद हम करेंगे लेसन 2, दादी माँ। इसमें लेखक बेटा अपनी दादी की बातें बता रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। पहले हम फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपने अच्छे से रीड आउट किए हैं या नहीं, ये आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कविता है उसके कवि कौन है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन, पक्षी के पिंजरे की तीलियां किस धातु की बनी हुई बताई गई हैं? पक्षी के पिंजरे की तीलियां किस धातु की बनी हुई बताई गई हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला का क्या अर्थ है? श्रृंखला का क्या अर्थ है? लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सतेज किसे कहा जाता है? एक्सतेज किसे कहा जाता है? बेटा अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं मीन्स आपने वीडियो को अच्छे से देखा है। अगर नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और अच्छे से उनको लर्न करें। अब करते हैं लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ लेखक के दादी माँ जो पाठ है उसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसमें बेटा लेखक ने अपनी दादी माँ के जीवन के कुछ विशेष बातें बताई हैं। उनकी दादी माँ उनके परिवार की मुखिया होती थी, सबसे बड़ी होती थी और वो पूरे गांव के सुख दुख में साथ देती थी। दादी माँ की छत्र छाया में आने पर किसी को डर नहीं लगता था, सभी निर्भर होकर रहते थे। और वो कैसे मतलब अपनी दादी माँ के साथ रहता था, वो इसके बारे में इस लेसन में उसने बताया है। लेसन शुरू करते हैं बेटा। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीचों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। अनमना होता बेटा बेचैन। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रश्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखो बेटा, इसने खुद ने कहा है कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं थोड़ी सी कठिनाई आने पर या थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर भी मैं घबरा जाता हूँ। और मैं 20 गर्मी यानी 20 कम से कम मैं 20 साल का हो चुका हूँ कि मैंने 20 गर्मी और 20 बरसात देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन सदा अनमना बेचैन सा हो जाता है। कुछ मेरे मित्र हैं जो मेरा भला चाहने वाले हैं, वो मेरे सामने तो मेरी प्रशंसा करते हैं और मुझे जो छुट्टियां आने वाली होती हैं कि अब उस समय छुट्टियां आएंगी उनकी सूचना मुझे देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से चला जाता हूँ तो मेरे पीछे से वो मुझे कमज़ोर और थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर घबराने वाला कहकर या डरने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। यानी वो खुद लेखक कह रहा है कि काफ़ी टाइम मैं सोचता हूँ कि कभी भी मैं उन बातों को याद नहीं करूँगा। जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। अगर मैं उन बातों के बारे में सोचूं भीगा तो होता क्या है उनसे। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद ऋतु की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस अचानक एकाएक मेरी आंखों के सामने शरद ऋतु की शीत किरणों के समान। शरद ऋतु में जैसे सूरज की किरणें जो होती हैं ना बेटा, वो ठंडी होती हैं, ज़्यादा धूप देने वाली नहीं होती हैं। ऐसे ही वो बोल रहा है कि शीत किरणों के समान, ठंडी किरणों के समान, स्वच्छ यानी साफ, शीतल ठंडी, धुंधली यानी जो बेटा अच्छे से दिखाई ना दे, जो साफ ना हो, की छाया यानी परछाई नाच उठती है, दिखने लगती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। कवार बेटा ये महीने का नाम है, आश्विन महीने को कवार का नाम दिया गया है। ये जो हिंदी के महीने होते हैं तो उसमें बरसात का जो मौसम आता है उसके बाद ये महीना आता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। अब बरसात का मौसम गया है तो बरसात के कारण उसके गांव के चारों ओर पानी इकट्ठा हो रखा है। दूर के सीमांत से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहुअर और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं।
देखो बेटा, ये बता रहा है कि जो दूर के सीमांत से मतलब बहुत दूर के जंगलों से बहकर आए हैं। क्या ये विभिन्न प्रकार की घासें हैं बेटा, जो इसने नाम दिया है? मोथा, साई की अधगली घास, घेवर, वन प्याज की जड़ें, नाना यानी विभिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीज, सूरज की गर्मी में। और ये जो सारे हैं ये खड़े हुए पानी के अंदर है, और सूरज की गर्मी से जो पानी खोल रहा है उसके खोलने से इन सारे जो ये सभी प्रकार की जो घासें हैं इनमें से एक विचित्र यानी अनोखी गंध स्मेल आ रही है। बेटा आपने भी देखा होगा, जहाँ थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ उसके ऊपर एक हरी हरी परत आ जाती है और उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। ऐसे ही बेटा ये बता रहा है। रास्तों में कीचड़ सूख गया। जो रास्ते में जो कीचड़ था बारिश की वजह से वो तो सूख चुका, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो गांव के जितने भी लड़के हैं वो सारे इन जलाशयों में, जलाशय होता है बेटा जहाँ पानी इकट्ठा हो, जैसे तालाब और जोड़ होते हैं ना हमारे गाँव में, ऐसे ही जलाशय होते हैं। तो वो उन जलाशयों में कूद रहे हैं, और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। ये इसमें लेखक बता रहा है कि बेटा हर मौसम अपनी अपनी अलग अलग बात लेके आता है जो अच्छा होता है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, जैसे आम का मौसम अब आ गया ना बेटा, और आषाढ़ भी बेटा ये महीना है हिंदी में। आम और जामुन ना मिले, नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता यानी की बात नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। और अगहन के महीने में हमें चिवड़ा और गुड़ खाने को ना मिले तो भी दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं यानी कोई फिक्र नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन कवार का जो महीना आता है उस महीने में अगर हमने इन झाग भरे जलाशयों में या पानी में अगर हम नहीं कूदे, नहीं नहाए, तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी उस बीमार है, वो बीमारी से, बुखार से हुड़क रहा है। 1 दिन ही तो कूद सका था, यानी उसने उस जलाशय में कितने दिन नहाया लेखक? सिर्फ 1-2 दिन, और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। बेटा बीमारी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके कहने का मतलब है कि हल्का बुखार तो मुझे लगभग रहता ही था। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, यानी उसको हमेशा लगभग थोड़ा थोड़ा बुखार रहता था और सिर में साधारण सा सामान्य सा दर्द, और खाने में क्या मिलता था उसको? पूरे दिन नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब जो बुखार चढ़ा है वो ऐसा नहीं था, वो तो उसको चढ़ता ही गया, यानी बहुत तेज हो गया। और सर्दी के कारण सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि उसको रजाई पर रजाई डाले जा रहे थे। और बुखार कितने बजे उतरा फिर? रात के 12 बजे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। बेटा ये अपनी दादी के बारे में बता रहा है कि गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जो गाँव में जो बीमारियाँ होती हैं कि 50 किस्म यानी 50 प्रकार की दवाई के नाम याद थे उन्हें। अगर गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित हो तो वो उसके पास अपने आप चली जाती थी, और वहाँ भी वो वही काम करती थी कि हाथ छू कर देखना, माथा छू कर देखना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक। फिर मतलब वो हाथ छूने, माथा छूने और पेट छूने से वो बीमारियों का अनुमान लगाती थी। और अनुमान में कौन कौन सी बीमारियाँ? भूत से लेकर कि इसको भूत, ये भी अनुमान लगा देती थी कि इसको भूत है या मलेरिया है या सरसाम, निमोनिया है, ये बीमारियाँ बेटा। और विश्वास के साथ सुनाती थी, मतलब उसको पक्का विश्वास था खुद को कि इसको यही बीमारी है। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जल, धार, गुगल और धूप, ये मतलब बेटा जैसे ही कोई भी महामारी फैल रही है उस दिनों में वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करती और बाद में गुड़ मिश्रित जल, धार, गुगल, धूप, ये मतलब बेटा उसके सुबह उठते ही स्नान करने के बाद के काम थे।
सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब वो बहुत ज़्यादा सफाई रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। ये बोलिए बेटा कि अगर दवाई कोई मरीज़ बीमार है या कोई बीमार है उसको दवाई देने में देर हो जाती तब भी वो बहुत गुस्सा करती थी, और मिश्री व शहद ख़त्म हो जाता घर में तब भी। चादर या गिलाफ, बेड शीट बेटा, और गिलाफ कवर होता है बेटा, जैसे हम कोई भी रजाई वगैरह के ऊपर डालते हैं, तो वे पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती थी, मतलब बहुत गुस्सा करती थी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं। बेटा ये बोला है कि जैसे वो कोई भी बीमार व्यक्ति होता उसके पास दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठकर पंखा जलती रहती थी, हाथ से हिलाने वाला पंखा होता है बेटा, उससे हवा करती रहती थी, और जलते हुए यानी जिसका शरीर गर्म है बीमारी से उसके हाथ पैर कपड़े से सहलाती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती और काफ़ी टाइम उसको छू छू कर बुखार का अनुमान लगाती थी कि बुखार उतरा या नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमारी के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया है, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती रहती थी। बेटा ये उसके बार बार के पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते थे और घर वाले इन प्रश्नों से परेशान रहते थे। नौकर पानी दे जाता है, मेस महराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। बेटा ये बोल रहा है कि अब दादी नहीं रही, अब भी बुखार तो मुझे आता है, और नौकर पानी दे जाता है, नौकर पानी देकर चला जाता है, मेस महाराज यानी जो खाना बनाने वाले होते हैं वो खिचड़ी अपने मन से, यानी वो जो खाना बनाने वाला है वो अपने मन से कोई खिचड़ी या साबू उसका मन करे वो पकाकर उसको दे देता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और डॉक्टर उनको चेक करके और कुनैन मिक्सर की शीशी में पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं करता। ये बोला है कि अब तो मतलब बीमार होने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जो नौकर पानी दे जाते हैं, दादी जैसी देखभाल यहाँ करने वाला अब कोई नहीं रहा। डॉक्टर आकर नाड़ी देखकर कुनैन मिक्सर की दवाई दे जाते हैं, दवाई लेने के बाद बुखार चला जाता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। दादी माँ के उत्साह, बेटा उत्साह मतलब चाव, आनंद, खुशी का तो कोई कहना ही नहीं रहता था कि वो सारा दिन घर से गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, मतलब पूरा दिन वो शोर मचाए रहती थी। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, अगर कोई पड़ोसन आती तो बहुत बार दादी माँ को बुलाना पड़ता था तब आती थी। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब वो क्या बोलती थी उनको फिर कि बहन बुरा मत मानना, नाराज़ मत हो जाना, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब शादी वालों का घर है, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, अगर मैंने एक काम को भी अपने हाथ से नहीं किया तो वो काम होगा नहीं, वो वहीं रहेगा। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, मतलब वो कुछ करती नहीं थी, बस उसका मतलब उसके मन को तसल्ली नहीं मिलती थी जब तक वो वहाँ नहीं रहती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती थी। अगर वो किसी काम में शामिल नहीं होती थी, किसी काम में वो अब्सेंट रहती थी तो विलम्ब यानी चिंता का विषय बन जाता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, देखा पास एक कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। ये बोला कि उन्हीं दिनों यानी किशन भैया की शादी की ही बात है कि दोपहर के समय जब मैं घर से लौटा ही था, निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार में यानी बाहर के साइड एक कोने में पास आने पर देखा कि एक कोने में रामी की चाची खड़ी हुई है। सो न होगा धन्नो रुपए मैं सुध के आज दे दे,
तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। बेटा ये दादी उसको, रामी की चाची यानी धन्नो को बता रही है। धन्नो ने दादी माँ से कुछ रुपए लिए थे और वो अब उसके पास वापस देने के लिए है नहीं, तो धन्नो को बोल रही है वो कि रुपए मुझे शुद्ध आज ही दे दे। तेरी आंख में शर्म नहीं, मतलब तुझे तो शर्म आती नहीं है, मांगने के समय तो चली आई थी आराम से, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, यानी रिक्वेस्ट कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी बार बार, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। उस समय तुझे किसी ने एक पाई भी यानी एक पैसा भी नहीं दिया, अब लगी है आजकल करने, और अब तू पैसे जब देने का समय आया है तो तू आजकल, आज दूंगी कल दूंगी ऐसे बोल रही है। कभी बोल रही है मैं फसल पर दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, अब क्या तेरे लिए कोई और दूसरी फसल आएगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार होता है बेटा उद्धार करना। वो जो धन्नो चाची है वो धन्नो है वो बोल रही है कि दे दूंगी मालकिन, यानी वो दादी को बोल रही है मालकिन, रोती हुई बोल रही है कि मालकिन मैं दे दूंगी। दोनों हाथ से आंचल पकड़े, आंचल होता है बेटा दुपट्टा, और दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, यानी पैरों को पकड़ने के लिए झुकी कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप ही रहम नहीं करेंगे, आप ही दया नहीं करेंगे तो उस बेचारी यानी मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, यानी वो उसको छूने नहीं देती, किसको, धन्नो को। क्यों? क्योंकि वो बोल रही है कि मैं अभी नहा के आई हूँ, मैं मुझे मत छू, और खुद पीछे हट जाती है। कौन? दादी माँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। अप्रिय होता है बेटा जो अच्छा न लगे। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चला है समझाने। देखो वो जो लेखक है वो अपनी दादी को बोल रहा है कि जाने दो ना दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी फिर कभी। फिर वो दादी बोल रही है चल चल चला जा, तू मुझे समझाएगा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। प्रसंग होता है बेटा मतलब ये जो बात है इससे संबंधित कोई जो विषय था, इससे संबंधित सारी बातें एकदम यानी बिल्कुल भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धन्नो तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। देखो बेटा जो वो धन्नो है, अब वो एक दिन रास्ते में लेखक को मिल गई, तो वो लेखक की दादी को आशीर्वाद दे रही थी, मन से मतलब अपनी इच्छा जाहिर करना कि पूतो फलो दूधो नहाओ, कि दूध से नहाओ और पूतो से फलो। उसने ये आशीर्वाद दिया। मैंने पूछा, फिर लेखक ने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, आज इतनी खुश कैसे है। तब वो धन्नो कहती है कि मैं उरीन हो गई, जो मेरे ऊपर कर्ज था वो सारा उतर गया। कैसे उतर गया? कि भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कि जिसने सारे जो पीछे के जितने भी रुपए कर्ज पे मैंने ले रखे थे वो सारे छोड़ दिए हैं, और 10 रुपये भी देकर आई है, और कहा कि तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है, कुछ 10-5 की 5 रुपये की कमी न रह जाए। देवता है बेटा देवता, ये मतलब वो धन्नो बोल रही है दादी के लिए कि देवता है कौन? दादी। बेटा बाकी का हाफ लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अच्छे से रीड आउट करना है इसको। धन्यवाद।